हेलो साथियों, कल हमने पढ़ा था कि ब्लड के बारे में जो मेन क्वेश्चन कवर किए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक ओवरव्यू लिया था। आज हम स्टडी करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप की होती हैं और इनका अलग अलग काम क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टडी करते हैं। आइए, डब्ल्यूबीसी आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स, जिनका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये रोग प्रतिरोधकता का काम करती हैं, रोगों से लड़ने में जो हेल्प करती हैं बॉडी की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने टाइप की होती हैं। तो अगर इनको विभाजित करना हो तो 5 प्रकार की होती हैं। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। और उन 5 प्रकारों को हम कैसे याद रखेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। 5 में से इनको हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक होती हैं एग्रेनुलोसाइट्स। 2 भाग में हमने मेन इनको विभाजित कर लिया। ग्रेन्यूल्स का मतलब इंग्लिश में होता है कण। एक वो वाइट ब्लड सेल्स जिसमें कण पाए जाते हैं और दूसरी वो वाइट ब्लड सेल्स जिसमें कण नहीं पाए जाते। तो पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो कण वाली ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो निर्माण आपने याद रखना है, इनका निर्माण जो कण होता है बोन मैरो में होता है, और जिनमें कण नहीं होते, कणिका रहित जो होती हैं, उनका निर्माण होता है या तो लीवर में होता है या स्प्लीन में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो टोटल 5 प्रकार में से 3 ये होती हैं। एक होती है न्यूट्रोफिल्स, एक होती है इसानोफिल, और एक होती है बेसोफिल। और 2 टाइप ये होती हैं। एक होती हैं लिम्फोसाइट्स और एक होती हैं मोनोसाइट्स। तो 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनको डॉक्टर सेल भी कहा जाता है, और हर व्हाइट ब्लड सेल्स का इनमें से 5 का अलग अलग रोल रहता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कितनी परसेंटेज में होती हैं, कौन सी व्हाइट ब्लड सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम सारी चीज़ें समझेंगे इस बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल, लगभग 62% न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं, और जो सबसे कम संख्या में पाई जाती है सिर्फ 0.3% तक वो पाई जाती हैं बेसोफिल। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करें तो न्यूट्रोफिल है, सबसे कम की बात करें तो बेसोफिल है। सबसे अगर बड़े की बात करें तो मोनोसाइट्स हैं, और सबसे अगर छोटी की बात करें तो लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे कम संख्या में और सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली। अब बाकी जो बच गई वो किस संख्या में पाई जाती हैं, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 62%। इसानोफिल की बात करते हैं तो 2.5% के अराउंड इसानोफिल पाई जाती हैं। मोनोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो लगभग 5% तक मोनोसाइट्स पाई जाती हैं, और लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो 30% तक लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग काम है, 5 अलग अलग टाइप हैं, तो ऑब्वियसली काम भी इनके अलग अलग होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आपने याद रखना है। न्यूट्रोफिल जो काम करती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का काम करती हैं न्यूट्रोफिल्स। एसानोफिल्स की अगर बात करते हैं तो एलर्जी से लड़ने का काम करती हैं एसानोफिल। एलर्जी से लड़ने का काम कौन सी व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं? एसानोफिल। देखिए, डॉक्टर अगर आपका एलर्जी का टेस्ट करता है, डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है एलर्जी वाला डॉक्टर, यानी स्किन का डॉक्टर, तो कौन सा टेस्ट करता है, कौन सी व्हाइट ब्लड सेल टेस्ट करता है? ये एसएससी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन था। तो एसानोफिल, ई साइलेंट है इसमें, ओसिनोफिल इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बनेगा। तो ओसिनोफिल्स वो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और एलर्जी जब टेस्ट करते हैं, इनकी मात्रा अगर 5% से ज़्यादा है बॉडी में तो इसका मतलब एलर्जी हो सकती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। सबसे कम
संख्या में पाए जाने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स आपको पता है बेसोफिल, सिर्फ 0.3% तक पाई जाती हैं। इनका रोल होता है, आप याद रखिएगा, ये एक पदार्थ रिलीज करती हैं जिसे कहा जाता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या करता है, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, उनको कहा जाता है कैपिलरी। तो कैपिलरी यानी ब्लड वेसल होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये चौड़ा कर देता है ताकि ब्लड फ्लो करने में आसानी रहे। तो कैपिलरी को वाइड करने में, ताकि ब्लड आसानी से फ्लो कर सके उनके बीच में से, तो कौन सी कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स काम करती हैं, तो बेसोफिल। या डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिस्टामिन को कौन सी व्हाइट ब्लड सेल्स रिलीज करती हैं, तो बेसोफिल हैं। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये दो टाइप की होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, वो एक तो ये कैंसर से लड़ने में हेल्प करती हैं और HIV संक्रमण को रोकती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। HIV संक्रमण से लड़ने में, HIV अटैक को रोकने में और कैंसर से लड़ने में कौन सी कोशिकाएं हेल्प करती हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। और बी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये जरूरी होती हैं। मोनोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो इन्हें भक्षी कोशिकाएं, भक्षी सेल्स भी कहा जाता है, और फैगोसाइट्स भी इन्हें नाम दिया जाता है। फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स का भी नाम दिया जाता है। देखिए आपको पता है गंगा नदी का जो पानी होता है वो साफ रहता है क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोफेज। माइक्रोफेज बैक्टीरिया, और वो फैगोसाइट है यानी भक्षण करने वाली कोशिकाएं, जो हार्मफुल सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो माइक्रोफेज बैक्टीरिया के कारण गंगा नदी का पानी बिल्कुल साफ रहता है, वो महीनों सालों रखने के बाद भी खराब नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए टी लिम्फोसाइट कैंसर से रिलेटेड बात की, तो अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन कर लेता है कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है। ब्लड कैंसर, कैंसर से रिलेटेड बात आ गई है, तो ये भी कुछ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर। बोन कैंसर यानी हड्डियों का जो कैंसर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ओस्टियोसैरकोमा। ओस्टियोसैरकोमा। स्किन कैंसर, स्किन का जो कैंसर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मेलानोमा। देखिए मेलानिन वो पदार्थ होता है जिसके कारण किसी का भी रंग गोरा या काला होता है। मेलानिन की मात्रा अगर ज़्यादा है बॉडी में तो जो कलर होता है वो डार्क होता है, काला होता है, और तिल भी इसी की वजह से मेलानिन की। तो मेलानोमा से आप मेलानिन से ये वर्ड याद रखना है, तो स्किन कैंसर को मेलानोमा कहा जाएगा। लिम्फोमा, लिम्फोमा कहा जाता है इम्यून सिस्टम के कैंसर को। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में ही अगर कैंसर की एंट्री हो जाती है तो उसे कहा जाता है। और एक आपने ट्यूमर वर्ड सुना होगा, ट्यूमर यानी फोड़ा। तो ट्यूमर दो टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है बिनिन, BENIGN, बिनिन, और एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि कैंसर प्रेजेंट है, कैंसर सेल प्रेजेंट है, उसमें कैंसर सेल प्रेजेंट है। और बिनिन का मतलब वो खाली एक फोड़ा है, उसमें कैंसर सेल नहीं बन रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपने याद रखनी है। और कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑन्कोलॉजी होती है कैंसर की स्टडी, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। और कैंसर के डॉक्टर को कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट, इसी से ये शब्द बना है ऑन्कोलॉजिस्ट।
अलग अलग जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये अलग से एक चैप्टर रहेगा पूरा आपका, एक वीडियो इसमें कंप्लीट मिलेगी जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WBC से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा आपने अच्छे से वीडियो देखना है, सुनना है और बिल्कुल कंसंट्रेटेड और फोकस्ड माइंड के साथ। आइए अब पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ये आपको सबको पता है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वहां के वैज्ञानिक थे और 1900 में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किस आधार पे की गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन। जब प्रोटीन की क्लास की थी, ये मैंने आपको नोट भी करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन वो आधार था जिसके बेस पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया गया। अब ग्लाइकोप्रोटीन में दो चीजें पाई जाती हैं, एंटीजन पाया जाता है उसमें और एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन अगर टाइप ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन अगर बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा, और एंटीजन ओ है या नहीं है कोई बॉडी में तो ब्लड ग्रुप भी ओ टाइप का होगा। एंटीजन तो क्लियर हो गया, यानी ब्लड ग्रुप को क्या चीज है जो डिसाइड करती है, वो एंटीजन डिसाइड करती है। ये एक टाइप का प्रोटीन फैक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड ग्रुप को क्या चीज डिसाइड करती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन में भी अगर स्पेसिफिक हो एग्जामिनर तो क्या डिसाइड करेगा, वो एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या चीज होती है, इस एंटीजन के अगेंस्ट जो बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है तो उसे कहा जाता है एंटीबॉडी। देखिए जिसकी बॉडी में एंटीजन ए है तो सेम एंटीबॉडी उसकी बॉडी में कभी भी नहीं हो सकता। तो उसकी बॉडी में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या मिलेगा, बी मिलेगा। एंटीजन बी है तो बॉडी में एंटीबॉडी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए बी है तो 0 मिलेगा, एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे, और ए है तो ए बी उसकी बॉडी में दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि एंटीजन को कैपिटल लेटर्स में और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में नोट किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी किसी की बॉडी में अगर सेम हो, सेम चले जाएं तो क्या रिएक्शन होता है, यानी एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है, तो उस केस में क्या होगा, एक प्रोसेस होगी जिसे कहा जाता है एग्लूटिनेशन। रक्त का अभिश्लेषण, रक्त का अभिश्लेषण कहा जाएगा इसे। यानी क्या होगा, अगर एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए आ गया तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपस में चिपक जाएंगी, वो चिपक जाएंगी तो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा, और ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। और यही कारण होता है कि जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, देखो एक आदमी के शरीर से दूसरे आदमी को ब्लड देना कहलाता है ट्रांसफ्यूजन। जब हम ब्लड चढ़ाते हैं किसी दूसरे इंसान को तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसफ्यूजन। तो ये ध्यान रखा जाता है कि जिसकी बॉडी में एंटीजन ए है उसे हम एंटीबॉडी बी वाला ब्लड दें, यानी सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ही किसी को भी ब्लड चढ़ाने से पहले डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं ताकि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी किसी की बॉडी में ना जाए। तो और सेम अगर चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एग्लूटिनेशन। ग्लू मतलब गोंद, चिपचिपा पदार्थ जो होता है जिससे चिपक जाना, तो गोंद से ग्लू से ये वर्ड निकला है एग्लूटिनेशन। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारा इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो बनता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है
तो बच्चे में किस ब्लड ग्रुप के चांस हो सकते हैं या किस ब्लड ग्रुप के चांस नहीं है कि ये ब्लड ग्रुप तो बच्चे में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो साथियों बिल्कुल आसान है इसे याद रखना। आपने एक पॉइंट याद रखना है कि किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या ओ बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका क्या नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं, बहुत इजी वे में, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। आपको सिर्फ ये दो चीज याद रखनी है कि ए बी ब्लड ग्रुप है तो ओ नहीं होगा और ओ ब्लड ग्रुप है तो ए बी नहीं होगा। अब देखिए, माता का एक का सपोज करो ए है और पिता का भी ए है, तो बच्चों में पॉसिबिलिटी क्या है, ए तो होगा ही होगा। ए के अलावा क्या चांसेस हैं जो हो जाएगा, ओ, ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, यानी बी और बी है तो भी ओ हो सकता है, और ए है और ए है तो भी ओ हो सकता है। ओ याद रखना आपने, दोनों में से जो है वो तो होगा ही होगा। क्या नहीं हो सकता, दो आगे हमारे दो कौन से बच गए, यानी बी नहीं हो सकता और ए बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। सेम केस में बी और बी है दोनों का, तो क्या हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट केस में ए और ओ है तो क्या हो सकता है, अगेन वही बात, ए हो सकता है और ओ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बी और ए भी नहीं होगा। अगेन बी है एक का और एक का ओ है तो क्या होगा, तो इसमें बी हो सकता है, ओ हो सकता है, क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब दोनों का ओ है, माता का भी और पिता का भी हो, तो क्या हो सकता है, यहां पे ये पॉइंट याद रखना है कि दोनों का ओ है तो सिर्फ ओ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। दोनों का ए बी इंटू में ए बी है, अब क्या होगा, अब कौन सा नहीं हो सकता, आपने ये पॉइंट याद रखना है, सिर्फ ए बी है तो ओ नहीं होगा, तो ओ नहीं हो सकता, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। अब बात करते हैं, एक का है ओ और एक का है ए बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ये पहला केस है कि माता या पिता में से बच्चे का कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, या तो क्या होगा, ए होगा या बी होगा। तो पॉसिबल किसके चांस नहीं है, ना तो ओ होगा ना ए बी होगा। तो ये पहला केस है, ये आपने याद रखना है। और ऐसे करके आप सभी केसेस जो बन सकते हैं वो आप एग्जाम में याद रख सकते हैं। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर माता का ये है, पिता का ये है, तो क्या चांस है बच्चों में हो सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि किस ब्लड ग्रुप के चांस नहीं है कि वो ब्लड ग्रुप बच्चे में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पूछ लिया जाता है, मान लो एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और एक का ब्लड ग्रुप है ए, तो कौन सा हो सकता है। पॉइंट क्या था, अगर ए बी है तो कौन सा नहीं होगा, ओ नहीं होगा। ये पॉइंट था हमारा कि ए बी है तो ओ नहीं होगा और ओ है तो ए बी नहीं होगा। तो किस किस के चांस हैं होने के, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ऐसे ही एक का ए बी ब्लड ग्रुप है और एक का बी है, तो अगेन पॉइंट क्या था, ए बी है तो कौन सा नहीं होगा, ओ नहीं होगा। तो हो क्या सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ओ है तो ए बी नहीं होगा ब्लड ग्रुप, और ए बी है तो ओ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ए है तो ओ अपने आप आ जाएगा, बी है तो ओ दोनों के साथ अपने आप आ जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर यानी जो सबको दान कर सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आपने याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं। ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को दान दे सकता है, हर किसी को दिया जा सकता है। बट एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चन को मुश्किल बना दे, थोड़ा सा दोनों ऑप्शन दे दे कि ओ पॉजिटिव भी और ओ नेगेटिव भी,
तो किस पे टिक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है ए नेगेटिव। देखिए इसको याद रखना बहुत इजी है। जो आदमी दान देता है तो उसके पास से पैसे क्या होते हैं, प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। जो दान देता है तो पैसे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ओ नेगेटिव यानी यूनिवर्सल डोनर। ऐसे ही यूनिवर्सल रिसीवर, जो सबसे रिसीव कर सकता है ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपने याद रखना है। यूनिवर्सल डोनर कौन, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं, रिसीवर भी बोलते हैं, प्राप्तकर्ता जो होता है वो है ए बी पॉजिटिव है। अब देखिए ध्यान रखिए बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कहां से आती है। लैंडस्टीनर के साथ एक साथी थे इनके, उनका नाम था वीनर। वीनर ने और लैंडस्टीनर दोनों साइंटिस्ट ने, लैंडस्टीनर दोनों ने मिलके क्या किया, जितने भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं या तो मेंढक पे, चूहों पे, बंदरों पे, इन पे किए जाते हैं, तो उन्होंने रीसस नाम का एक बंदर लिया और उस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो रीसस नाम के जो इनिशियल लेटर हैं इन दोनों को उठा के एक नाम दिया RH फैक्टर। तो जिसके शरीर में ये फैक्टर पाया गया तो उसे, उस ब्लड ग्रुप को क्या कहा गया, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। और जिसके शरीर में ये फैक्टर नहीं था उसके ब्लड ग्रुप को क्या कहा गया, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फैक्टर RH फैक्टर से आया था। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने ये फैक्टर दिया था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन अफेक्ट करता है, रीसस यानी RH फैक्टर ये डिसाइड करता है कि पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप या नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो सबसे कम संख्या में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है इनमें से, रेयरेस्ट जो बहुत कम संख्या में। तो रेयर ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो ए बी नेगेटिव है। ए बी नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, रेयर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, जो बहुत कम संख्या में पाया जाता है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा पाया जाता है, ये कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और पॉजिटिव नेगेटिव भी अलग अलग महाद्वीपों के अकॉर्डिंग। अगर इंडियन कॉन्टिनेंटल या एशियन कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे सिर्फ 1% नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जबकि अमेरिका वगैरह और इनकी बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो 15% तक भी नेगेटिव ग्रुप पाया जाता है वहाँ पे। और ऐसे ही ब्लड ग्रुप की बात करें तो इंडिया में बी और ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लगभग 33% 34% के अराउंड ये दोनों पाए जाते हैं। और सबसे कम पाया जाता है ए बी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो पॉइंट और ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर शिशुओं में जन्म के समय से ही खून की कमी हो जाए तो उस बीमारी को आप क्या नाम दोगे। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। अनीमिया मतलब अगर बड़ों में खून की कमी हो जाए, आपको पता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, अगर इससे कम आ जाए बॉडी में या हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन आ जाए तो आरबीसी बनना बंद हो जाती हैं, तो एनीमिया कहा जाता है खून की कमी। बट ये होता है एडल्ट्स में। अगर बच्चा जन्म के समय ही खून की कमी हो तो उस बीमारी को कहा जाता है थैलेसीमिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जन्म के समय थैलेसीमिया, खून की कमी होना बच्चे में थैलेसीमिया कहलाता है। और एक चीज और इसके अलावा पूछ ली जाती है, आप सबको पता है जो खून होता है हमारा बड़ी हड्डियों में, शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें बनता है, वो बीच में से थोथली होती हैं और एक लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को कहते हैं बोन मैरो। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, बोन मैरो। और ये बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो जो लिक्विड होता है, ये बोन मैरो किनारों से होता है रेड, यहाँ से रेड, तो यहाँ बन गई आरबीसी, और बीच से होता है येलो, तो यहाँ बन गई व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ब्लड का बनना, बोन मैरो में ब्लड का बनना क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने याद रखने जाती है। इसे कहा जाता है हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस, बोन मैरो में ब्लड का बनना क्या कहलाता है, हेमोपोइसिस कहलाता है। थैलेसीमिया क्या है, जन्म के समय बच्चे में खून की कमी होना। अब हरियाणा पुलिस में एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी जीनोटाइप क्या होती है।
जीनोटाइप क्या होती है, ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप। देखिए इससे पहले कि इस चीज को समझें, आपको 4 टर्म्स हैं, 4 टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना होगा। जीनोटाइप, फिनोटाइप, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। इन चारों के डेफिनेशन पूछ ली जाती है। जीनोटाइप क्या होते हैं? किसी भी जीव की आंतरिक आनुवांशिक संरचना, आंतरिक आनुवांशिक संरचना, इंटरनल जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है जीनोटाइप। फिनोटाइप, आंतरिक की बजाय अगर बाहरी आनुवांशिक संरचना देखें, हम उसकी बाहरी आनुवांशिक संरचना देखें, उसको कहा जाता है फिनोटाइप। एनाटॉमी, देखिए बायोलॉजी में आप अलग अलग सिस्टम पढ़ते हो, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम अलग है, एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है। यानी शरीर की आंतरिक स्टडी, आंतरिक स्टडी करना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। और मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी संरचना का अध्ययन करना, शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन करना। आपका नाक कैसा है, आपके हाथ कैसे हैं, आपका कान कैसा है, आपकी बॉडी कैसा है, यानी आउटर अपीयरेंस को क्या कहा जाएगा? मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। और इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो बॉडी की होती है उसे क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी। ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है या आपका ओ ब्लड ग्रुप है, जीनोटाइप हम इन सब की करेंगे। हरियाणा पुलिस में पूछा गया था कि सिर्फ ए टाइप का, कि उसकी जीनोटाइप क्या होती है। तो ए की जो जीनोटाइप होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम के थ्रू ही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ए की जीनोटाइप होती है, वो होती है आई ए या आई ओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। बी की क्या होगी? आई बी या आई जीरो। ए बी की क्या होगी? आई बी। और ओ की क्या होगी? आई ओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। और इसमें आई क्या होता है? आई स्टैंड फॉर आइसो हेमाग्लूटिनिन, आइसोहेमाग्लूटिनिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। और देखिए जब इससे ए और ओ से क्या पता चलता है, यानी ब्लड ग्रुप अगर ए है हमारा दोनों का, तो ओ अपने आप पॉसिबल हो सकता है। तो रट्टा नहीं मारना है, समझ के चीज़ों को करना है बच्चों। कुछ चीज़ें आपको टेक्निकल लगी होंगी, बट ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अब इसमें एक लास्ट छोटी सी चीज़ और बच जाती है। देखिए हम कहते हैं कि सपोज करो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव है। भाई कॉमन केस है, ये हो सकता है। पहले क्या करता था, सिर्फ कुंडली मिलाते थे, लेकिन आजकल जो अवेयर पेरेंट्स हैं वो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिलाने की भी बात करते हैं। उसका रीज़न इनकी संतान पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर जो दूसरी संतान होगी या तो जन्म लेते ही मर जाएगी या गर्भ में ही मर जाएगी। इसके कारण एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिए फीटस कहा जाता है गर्भ को,
पिता का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और माता का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो पहली संतान नॉर्मल होगी, बट जो दूसरी संतान होगी या तो गर्भ में मर जाएगी। एरिथ्रोसाइट्स, देखिए आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या है, वो है एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स यानी जो आरबीसी होती हैं उनमें ब्लास्ट हो जाता है, और उनमें ब्लास्ट हो जाएगा तो बच्चे में ब्लड ही नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए एक इंजेक्शन लगता है। इसका दूसरा नाम जो है डी एंटीजन भी कहा जाता है, इसे डी एंटीजन भी कहा जाता है। या HDFM डिसीज, जो आजकल इसे नाम दिया जाता है HDFM नाम दिया जाता है, हेमोलिटिक डिसीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। HDFN हेमोलिटिक डिसीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, ये आजकल नया नाम दिया जाता था, पुराना नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या RH फैक्टर डिसीज भी इसे कहा जाता था। तो इसके लिए एक इंजेक्शन लगता है, इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगता है, IgG, ये इंजेक्शन लगता है। अगर ये इंजेक्शन ना लगवाएं, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह ना लें, तो दूसरे बच्चे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो चेक कर सके कि माता या पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है हस्बैंड वाइफ का, वो कहीं अलग अलग तो नहीं है। तो ब्लड से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, इससे बाहर एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा। होप यू वुड लाइक दिस लेक्चर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।